हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इसको समझते हुए हम पहले इसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे कि बेसिकली ये पंचवर्षीय योजना है क्या। उसके बाद हम इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। इसको समझने के बाद हम इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य को देखने के बाद हम इसकी रणनीति को समझेंगे। रणनीति को समझने के बाद हम इसके इतिहास पर नजर डालेंगे। इतिहास को देखते हुए इसके बाद हम इसकी अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी को समझने के बाद अच्छी तरह से फिर हम एक एक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं भारत के इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना में आर्थिक संसाधनों के आवंटन के लिए एक विस्तृत और अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इन संसाधनों का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये 5 साल की अवधि की होती हैं, इसीलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने प्रसिद्ध योजना आयोग की स्थापना की। ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तब से योजना आयोग द्वारा विभिन्न योजनाएं पेश की जाती हैं। उनमें से प्रत्येक विशिष्ट योजना ने कुछ विशेष उद्देश्य को संबोधित किया और विभिन्न विस्तृत रणनीतियां भी तैयार की। अब चलते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत रूप में जानते हैं इसके बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं भारत में योजना आयोग द्वारा बनाई गई विस्तृत योजनाएं हैं। ये योजनाएं 5 साल की अवधि की होती हैं और इसे सीमित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती हैं। समय पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का आवश्यक आवंटन भी किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन पंचवर्षीय योजनाओं के जनक थे। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास था। कृषि क्षेत्र में बदलाव के माध्यम से भारत के आधार को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना गया। इस पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य भारत के विभाजन के कारण उत्पन्न अन्य समस्याओं को भी हल करना शामिल था। अब इसी चर्चा में बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना था। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास और उचित स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरीबों का उत्थान और रोजगार सृजन करना था। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में तेजी से बदलाव लाने के लिए व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, बिजली क्षेत्र जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया। अब जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उचित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं ने इस दिशा में भारत की प्रगति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। भारत में ब्रिटिश शासन के बाद आर्थिक मंदी के कारण इसकी आवश्यकता थी। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य आर्थिक समानता और उचित सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। इन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों, पंथों और धर्मों के लोग रहते हैं। अक्सर ऐसे में बहुत से लोग समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं, जिससे कारण समाज का उत्थान बाधित होता है। इसलिए समानता और न्याय की स्थापना की बेहद आवश्यकता थी। समाज की प्रगति का लक्ष्य उचित रोजगार सृजन ही हो सकता है। इसीलिए इन पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन है। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पंचवर्षीय योजना द्वारा संबोधित किया जाने वाला एक और प्रमुख मुद्दा था। आधुनिक भारत की नींव को मजबूत करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। भारत का समग्र विकास वास्तविक अर्थों में आधुनिकीकरण से ही संभव है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इसे भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया। इसका लक्ष्य भारत में संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन करना था। अब समझते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की रणनीति के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन में विभिन्न रणनीतियां शामिल हैं, जैसे पूरे भारत में परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार। योजनाओं ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया और भारत के सभी दूरदराज के कोनों तक इन सुविधाओं को पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 1951 से 1956 की पहली पंचवर्षीय योजना ने 3.6% की वृद्धि दर प्रदर्शित की, जो 2.1% के लक्ष्य से अधिक है। 1956 से 1961 की दूसरी पंचवर्षीय योजना ने 4.27 की वृद्धि दर हासिल की, जो कि 4.4% की लक्षित वृद्धि दर से कम है।
वहीं 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना ने 2.4% की वृद्धि दर पर प्रकाश डाला, जो 5.6% की लक्ष्य दर से बहुत कम थी। 1969 से 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना 5.7% की अपनी लक्षित दर हासिल करने में विफल रही, बल्कि इसने केवल 3.3 की वृद्धि दिखाई। 1974 से 1978 के बीच भारत की पंचवर्षीय योजना में 4.8 की वृद्धि दर हासिल हुई, जो कि लक्षित वृद्धि दर से 4.4% अधिक थी। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या था। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक विशेष समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। दरअसल पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग की नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा स्थापित कर दिया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। अब हम एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि कब शुरू हुआ था और उसमें क्या क्या प्राथमिकताएं थीं। तो शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो शुरू की गई थी 1951 में और खत्म हुई 1956 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के लिए भांगड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो शुरू की गई थी 1956 में और खत्म हुई 1961 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों को रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम यानी कि 4.27 थी। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर पर अथवा ग्रॉस रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4 ही प्राप्त हो सकी। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश यानी कि 1967 से 69 की घोषणा की आवश्यकता पड़ी। चीन भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई।
अब देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो शुरू की गई थी 1969 में और खत्म हुई 1974 में। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया गया। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% ही शामिल हुई। अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो शुरू की गई थी 1974 में और खत्म हुई 1978 में। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारसेर के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और विकास प्राप्त दर 4.8 थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। अब जानेंगे कि ये रोलिंग प्लान क्या था, जिसका टाइमिंग पीरियड था 1978 से 1980 तक। एक्चुअल में ये अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को, जो शुरू हुआ था 1980 में और खत्म हुआ 1985 में। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7 थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना को, जो शुरू हुई थी 1985 में और खत्म हुई 1990 में। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादकता के स्तर पर सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01 रही। अब इस बीच देखते हैं वार्षिक योजनाओं को। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों 1991 से 1992 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इसी दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। अब देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना को, जो शुरू हुआ था 1992 में और खत्म हुआ 1997 में। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि शामिल था। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। अब देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो शुरू हुई थी 1997 में और खत्म हुई 2002 में। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद को नेतृत्व किया।
इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान दिया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना, देशों में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल था। लक्षित विकास दर 7.1 अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% ही रही। अब समझते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना को, जो शुरू की गई थी 2002 में और खत्म हुई 2007 में। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर को लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% ही हुई। अब देखते हैं 11वीं योजना को। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार की। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% थी और वास्तविक विकास दर 8% ही हुई। अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना को। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वास्तव में वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। अब हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली है। अब इसके निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भारत के इतिहास में भारत सरकार द्वारा पारित सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। ये योजनाएं योजना आयोग के प्रशासन के तहत क्रियान्वित की जाती हैं। ये 5 वर्ष की अवधि की होती है और इसीलिए पंचवर्षीय योजनाएं इन्हें कहा गया। इन योजनाओं का लक्ष्य कुछ पूर्व नियोजित उद्देश्यों को पूरा करना था। इन योजनाओं के तहत कुशल संसाधन आवंटन और जुटाना। ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं क्योंकि इनका उद्देश्य गरीबी को कम करना और गरीब लोगों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जीवन राहत पहुंचाना था। इन योजनाओं का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और तेजी से मानव पूंजी विकास हासिल करना था। इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत ने विकास को प्राप्त किया। ये योजनाएं भारत के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में A to Z सारी जानकारी। जिन लोगों को इसका PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।